तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस चीज़ की। बहुत सारे बच्चों के क्या है क्वेश्चन होते हैं, क्या अपन इस क्लास को बोलेंगे आज ओरिएंटेशन क्लास, है ना। हमारे जो यूपीएससी में जो पहली क्लास होती है ना, वो टीचर्स पहले आके पढ़ाता नहीं है कि पहले दिन आ गया और सीधा लग गया पढ़ाने के लिए, है ना। और मैं भी नहीं पढ़ाता हूँ पहले दिन। तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यही बताते हैं कि अपन को पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, किस तरह से पढ़ना है, क्या नहीं, वो सारी चीज़ें सिलेबस के बारे में बता रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। तब जा कर के वो चैप्टर की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो अपन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चंस बच्चों के जो रहते हैं इसमें वो क्या रहते हैं, आर्ट्स लेने के पीछे जो बच्चे आर्ट्स ले लेते हैं उन बच्चों को टीचर्स या कुछ और दोस्त या रिश्तेदार कोई भी बड़ा परेशान करते हैं। और वो परेशान किस चीज़ से करते हैं, परेशान इस चीज़ से किया जाता है कि क्या लिया है। जैसे तुमने पूछा क्या लिया 11th क्लास में, 12th क्लास में, आर्ट्स लिया है ना। तो सबसे पहला जो माइंड में उनके में क्वेश्चन जाएगा वो क्या जाएगा कि ये तो 1 नंबर का क्या होगा, गधा होगा, है ना। बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट होगा, इसलिए इसने क्या लिया है, आर्ट्स लिया है, ठीक है। और उनको देखा ही मतलब एक अलग नज़रिए से जाता है कि आर्ट्स वाला बच्चा है तो क्या ही करेगा ये जीवन में अपने में, है ना। मतलब उनको बड़ी दया सी आती होगी उस बच्चे पर, इसने आर्ट्स लिया है तो बहुत ही ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आर्ट्स कमज़ोर बच्चे लेते हैं या आर्ट्स लेने के बाद बच्चे का करियर नहीं बन सकता, है ना। मैं कह रहा हूँ आर्ट्स के फील्ड में भी बहुत धांसू करियर बनाया जा सकता है ना। अच्छा करियर बनाया जा सकता है। जैसे मान लो सबसे पहली बात तो आप एक अच्छे पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, है ना। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं और जितने भी IAS IPS ऑफिसर्स हैं, है ना, वो क्या पढ़ करके बन रहे हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ कर ही बन रहे हैं। वो एक नेता बन रहा है तो उसने क्या पढ़ी होगी, पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, है ना। तब वो नेता, उसको पूरे कानून की जानकारी होगी, है ना। तो ये जिसको एक अपने संविधान की अच्छे से जानकारी होगी, अपने कानूनों की अच्छे से जानकारी होगी, है ना, वो एक व्यक्ति बहुत अच्छा लीडर क्या होगा, बनेगा। अपने वो जैसे इस तरह से लोग कहते हैं ना आर्ट्स लेकर के क्या करेगा, तो आर्ट्स लेकर के बहुत अच्छे प्रोफेशंस में जा सकता है। एक तो पॉलिटिशियंस बन सकता है बहुत शानदार, और अगर भविष्य में अगर उसका मूड बन गया तो UPSC वगैरह की तैयारी भी कर सकता है, जो आर्ट्स लेने वाले बच्चों के लिए बहुत ही मतलब हेल्पफुल हो सकती है ना। क्योंकि आर्ट्स में यहाँ पढ़ेगा वो सारे के सारे सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट वो UPSC में भी पढ़ रहा होगा। दूसरी बात, इसमें अपन कुछ बच्चों के डाउट्स ये भी रहते हैं कि सर आर्ट्स के बाद हम करेंगे क्या लेकर के। तो आर्ट्स के बाद आप BA कर सकते हैं, है ना। जब आप BA में पढ़ोगे तो BA में भी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी यही सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप MA कर सकते हो। क्या कर सकते हो, MA। BA के बाद MA करोगे तो MA आप लोग किसी एक सब्जेक्ट से करोगे। ऐसा नहीं कि जैसे आप लोग BA में तो सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, जैसे आप लोग 12th क्लास में पढ़ रहे हो, है ना, लेकिन MA में सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे। MA में आप कोई एक सब्जेक्ट से MA करोगे, या तो हिस्ट्री से कर लो, या पॉलिटी से कर लो, या ज्योग्राफी से, या सोशोलॉजी से, या फिर उससे क्या नाम है, इकोनॉमिक्स से, किसी से भी आप क्या कर लो, MA कर लो। अब आप लोगों को पता चल ही जाएगा, 12th क्लास पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि हमारा इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा है, हिस्ट्री में है, पॉलिटी में है, इकोनॉमिक्स में है, ज्योग्राफी में है, किस में है ना। और जब BA पढ़ोगे तो BA में फिर से पता चल जाएगा, और अच्छे से पता चल जाएगा कि हमारा सब्जेक्ट अब इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में रहा है अच्छे से। उसके बाद उसी सब्जेक्ट में क्या कर लो, MA कर लो, है ना। MA करने के बाद उसी सब्जेक्ट में आप MPhil कर लो किसी अच्छे कॉलेज से, यहाँ से नहीं, किसी बाहर से करना है। यहाँ के कॉलेजों से करोगे तो कोई मतलब की पढ़ाई नहीं है, यहाँ तो केवल नाम की डिग्री दे देते हैं, वो किसी मतलब की डिग्री वो है नहीं, ठीक है। MA कर लो, मान लो तो आपने MA कर लिया हिस्ट्री में, उसके बाद MPhil कर लो, है ना। MA के बाद MPhil कर लो, या फिर MA के बाद आप B.Ed कर सकते हो। क्या कर सकते हो, B.Ed। जब MA के बाद आप B.Ed कर लोगे, मान लो आपने हिस्ट्री में MA कर लिया और फिर आपने B.Ed कर लिया, अब आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आप हिस्ट्री के टीचर बन जाओगे बहुत अच्छे, है ना। या फिर आपको और आगे जाना है, मान लो आपको 11th 12th क्लास में टीचर नहीं बनना है, आप लोगों को और आगे जाना है, तो फिर आप लोगों को प्रोफेसर बनना है, तो MPhil कर लो। MPhil करने के बाद PhD कर लो उसी सब्जेक्ट से,
ठीक है। अब तुमने जब उसी सब्जेक्ट से PhD कर ली, मतलब आपके पास अब डॉक्टरेट है ना, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, क्योंकि आपने उसमें विशेषज्ञता हासिल कर ली। अब ये समझ लो, आपने उस पर रिसर्च करी होगी, तब आप लोगों को वो डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी, PhD मिलेगी, है ना। तो जिसके पास PhD है वो व्यक्ति, ये समझ लो कि किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर के लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। और प्रोफेसर की अच्छी खासी सैलरी होती है, 70-80-90 हज़ार रुपये सैलरी होती है, ठीक है। चाहे उसकी सरकारी नौकरी लगे या ना लगे, वो आराम से क्या कर सकता है, इतना कमा सकता है PhD करने के बाद, ठीक है। अगली बात, PhD करने के बाद जो UPSC में जो पढ़ा रहे हैं ज़्यादातर, वो अगर आप लोगों ने साथ साथ में UPSC की भी तैयारी कर ली, है ना, और आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह होते हैं, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपने हिस्ट्री रख लिया या कुछ और हिस्ट्री रख लिया, तो ये समझ लो कि आप UPSC के एक शानदार एजुकेटर बन सकते हो अगर आपने सीरियस पढ़ाई की है। और UPSC का एजुकेटर जो पैसे कमाता है महीने में, ना तो पता 2 लाख कमा रहा है, ना पता 4 लाख कमा रहा है, ना पता 10 लाख कमा रहा है, अपार पैसा है। UPSC का एजुकेटर बनने के बाद अगर मेहनत कर ली सीरियसली, तो बहुत शानदार पैसा वो कमा सकता है ना, बहुत अच्छी खासी इज्जत कमा सकता है ना। आपके चरणों में IAS IPS ऑफिसर नमन किया करेंगे, समझ रहे हो कितना, मतलब UPSC का टीचर होना मतलब बहुत बड़ी बात है। अपन समझते हैं कलेक्टर ना, कितना बड़ा कलेक्टर होता है, लेकिन कलेक्टर बनाया किसने है, उस UPSC के एजुकेटर ने बनाया। वो उसके सामने जाके क्या करता है, झुकता है। भले ही कलेक्टर तो क्या हुआ, है ना, कम से कम जा कर के पैर तो छूता ही है, ठीक है, जिसके पैर हम सब लोग छूते हैं, ठीक है। तो एक बहुत शानदार प्रोफेशन है, आराम से, तो कोई मतलब वो डरना नहीं है, कुछ नहीं करना है कि सर हमने आर्ट्स लिया है, हमको लोग चढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनकी बातों को इधर से सुनना है और इधर से निकाल देना है। मेरे यहाँ पे जो मैंने देखा ऐसा, लास्ट ईयर भी बच्चे थे, वो कहते थे सर हमें ये टीचर तक टोकते हैं कि आर्ट्स क्यों लिया, आर्ट्स लेकर के कौन पढ़ता है, ये भी कोई सब्जेक्ट है। तो वो टीचर्स इसलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादातर वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं या साइंस पढ़ा रहे हैं या कुछ भी, है ना, बायोलॉजी वगैरह, तो वो चाहते हैं कि वो बच्चा यहीं पर पढ़ता रहे या ये सारी चीज़ें, वो कहीं ना कहीं उनका ये इरादा रहता है ताकि बच्चा कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो आप लोगों को ना तो किसी से डरना है ना घबराना है, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक उसमें फील्ड में करियर बनाया जा सकता है, चाहे वो तुमने आर्ट्स लिया हो, चाहे बायो लिया हो, चाहे मैथ्स लिया हो, चाहे एग्रीकल्चर लिया हो, कुछ भी लिया हो, बस ज़रूरत है उस फील्ड में मेहनत करने की, है ना। तो आर्ट्स में अपन जो पढ़ेंगे वो 5 सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स के। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5। कौन से? एक होगा तुम्हारा हिस्ट्री, एक होगा तुम्हारा पॉलिटी, एक होगा तुम्हारा इकोनॉमिक्स, एक होगा तुम्हारा जियोग्राफी, एक होगा तुम्हारा सोशियोलॉजी, है ना। सोशियोलॉजी यानी कि इतिहास, और ये क्या है तुम्हारा राजनीति, है ना, और ये क्या है तुम्हारा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, और ये है तुम्हारा जियोग्राफी यानी कि भूगोल, ठीक है, और ये है तुम्हारा सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। अब इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट आप लोगों को चूज़ करने होते हैं, है ना। 3 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं और वो आप लोग कोई से भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इनमें से चूज़ कर सकते हो। इतिहास रखना है, राजनीति रखना है, अर्थशास्त्र रखना है, भूगोल रखना है, समाजशास्त्र रखना है, कोई भी 3 सब्जेक्ट इनमें से रख सकते हो, ठीक है। और गवर्नमेंट स्कूलों में ये होता है कि उनके पास जो टीचर होते हैं वो वही सब्जेक्ट बच्चों को देते हैं, फिर वहाँ मनमर्जी शायद नहीं चल पाती है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में आपकी मर्जी चल जाएगी। आप लोगों को जो सब्जेक्ट इनमें से अच्छे लगते हैं वो ले सकते हैं। मैं इनमें से जिस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाऊँगा वो है अर्थशास्त्र, ठीक है। तो आप लोग इन चारों में से कोई 3 सब्जेक्ट ले सकते हो, है ना। ज़्यादातर वही सब्जेक्ट लेना है जो यहाँ पर बच्चे ले रहे हैं, ठीक है। जैसे बच्चों पर ज़्यादातर लास्ट ईयर भी यहाँ के स्कूलों में जो दे रहे हैं वो इतिहास दे रहे हैं, राजनीति दे रहे हैं और समाजशास्त्र दे रहे हैं, है ना।
इसको भूगोल को, अर्थशास्त्र को दे ही नहीं रहे हैं। भूगोल मेरे लिए बहुत आसान सब्जेक्ट है, इन सबसे ज़्यादा आसान सब्जेक्ट मेरे लिए भूगोल ही है। ये मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा इंटरेस्ट मतलब जिस सब्जेक्ट में है वो इसमें है, भूगोल में सबसे ज़्यादा। लेकिन मुझे ये सब्जेक्ट पॉलिटी भी बहुत अच्छा लगता है, हिस्ट्री भी बहुत अच्छा लगता है, समाजशास्त्र भी बहुत अच्छा लगता है। अपन इतिहास में जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, जो बीते हुए कल की घटनाएँ हैं उनको अपन इतिहास में पढ़ते हैं कि प्राचीन समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतिहास को अपन 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, है ना। प्राचीन भारत का इतिहास, ये जो इतिहास है हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो प्राचीन इतिहास, है ना, एक मध्यकालीन और एक होता है तुम्हारा आधुनिक इतिहास। कौन सा? आधुनिक इतिहास, ठीक है। यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, और इसको अपन बोलते हैं क्या, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। अपन प्राचीन इतिहास में प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे कि क्या हुआ था प्राचीन समय में भारत में, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के, और मतलब प्राचीन भारत का इसका समय मान लो तुम्हारा रहेगा कहाँ से कहाँ तक, 700 ईस्वी तक, है ना। 700 AD अपन इसको कह सकते हैं, क्या 700 AD तक ये मान लो, ठीक है। और 700 से लेकर के आप इसको मान लो कहाँ तक, 1500 तक, है ना, 1500 AD तक, ठीक है। मोटा मोटा हिसाब किताब बता रहा हूँ मैं। 1500 में लगभग आ गए थे वो, वास्को डी गामा वगैरह 1498 में आ गया था, कब आ गया था, है ना। तो ये तुम्हारा मध्यकालीन इतिहास हो गया, ठीक है। आधुनिक इतिहास का समय मान लो आप लोग 1600 से लेकर के, है ना, आज तक जो भी चल रहा है आधुनिक इतिहास ही चल रहा है, ठीक है। तो अपन जो इसमें पढ़ेंगे इतिहास को इस तरह से देखेंगे, ठीक है। फिर इतिहास की इतिहास में फिर अपन पढ़ेंगे क्या, फिर अपन देखेंगे पॉलिटी, है ना। इतिहास की तुम्हारी 3 बुक आएंगी इसमें। कितनी बुक आएंगी? 3। तीनों का नाम एक ही है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय। तीनों बुक, 3 मतलब बुक का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, है ना। इसकी 3 बुक हैं, 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अपन देखेंगे इनको डिटेल में कौन कौन से पार्ट हैं जब अपन पढ़ेंगे, ठीक है, देखेंगे, ठीक है। राजनीति में अपन जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, राजनीति में क्या होता है, अपने देश की जो भी शासन व्यवस्था है ना, जो भी देश के नियम कानून है, ठीक है। संविधान क्या है, नियम और कानूनों का एक दस्तावेज है जिसको अपन क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, है ना। और संविधान और राजनीति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। संविधान अलग है, राजनीति अलग है। कहने का मतलब जो राजनीति होती है, पॉलिटी होती है, वो संविधान के तौर तरीक़ों से होती है, यानी कि उसके द्वारा उसमें से नियम कानून और शासन व्यवस्था बनाई जाती है कि किस तरह से देश को चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे, अपन शायद इसमें 12th क्लास में राजनीति में वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे और इंडियन पॉलिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। कि जो देश दुनिया में क्या हो रहा है उसकी पॉलिटी को भी देखेंगे अपन, ठीक है। किस तरह से देश बने, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें, कहाँ पर किस तरह से संविधान बने, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखेंगे अपन इसमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। और इंडियन पॉलिटिक्स में अपन इंडिया के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया की पार्टीज़ जो भी होंगी उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अपन अर्थशास्त्र में क्या पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में अपन देश की इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। किसी देश में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, क्या हो रहा है पैसे से, क्या नहीं हो रहा है, वो सारा का सारा लेखा जोखा किस में होता है, अर्थशास्त्र में होता है, ठीक है। तो देश की इकोनॉमी को अपन इसमें देखेंगे, आयात निर्यात, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह सब इसमें देखते हैं। भूगोल में अपन देखेंगे पूरी पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं अपन इसमें, है ना। अपन इसमें उसके ऋतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, कौन सी ऋतु कब आती है, किस तरह से काम करती है, वर्षा कैसे वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें अपन इसमें पढ़ते हैं। कौन सा देश कहाँ पर है ना, सबकी स्थिति अपन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसमें पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं अपन पूरा का पूरा। और समाज शास्त्र में अपन समाज का अध्ययन करते हैं, किसका, समाज का। हमारा जो समाज है वो किस तरह से बना, किस तरह के उसके नियम कानून हैं, क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम कहाँ पर पढ़ते हैं, समाज शास्त्र में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपन शुरू करेंगे कहाँ से, पहले पॉलिटी से, ठीक है। तो आज अपन पॉलिटी को पढ़ेंगे
और पॉलिटी में जो पहला चैप्टर है तुम्हारा वो है दो ध्रुवीयता का अंत। क्या है चैप्टर का नाम? दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, ये पहला चैप्टर तुम्हारा किसका? पॉलिटी का। ठीक है, इसमें आइए बात, दो ध्रुव है ना, उनका क्या हो रहा है? अंत हो रहा है, यानी कि उनका एंड हो रहा है दो ध्रुवों का। तो दो ध्रुव क्या हैं, अपन इनको देखते हैं पहले क्या है। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, इसकी शुरुआत होती है इसकी पूरी कहानी की दो ध्रुव बनने की दूसरे विश्व युद्ध से। किससे? दूसरे विश्व युद्ध से, वर्ल्ड वॉर सेकंड। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत हुई थी तुम्हारी 1939 से, और ये चला था कब तक? 1945 तक, वर्ल्ड वॉर सेकंड। ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड जिन देशों के बीच में हो रहा था वो दो गुट थे। कितने गुट थे? दो गुट। एक थे मित्र राष्ट्र है ना, वर्ल्ड वॉर सेकंड, और एक था तुम्हारा ध्रुवीय देश। दो पार्टी थी। ठीक है, इनके बीच में क्या हो रहा था? युद्ध चल रहा था। इनको बोलते हैं अपन अलाइड पावर, है ना, अलाइड पावर, और इनको बोलते हैं अपन एक्सेस पावर। और ये इनके भी इनमें था कौन कौन? अलाइड पावर में थे तुम्हारे इनमें यूके यानी कि ब्रिटेन। ठीक है, कौन कौन? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रांस इसमें थे। ठीक है, और इसमें कौन कौन से थे ध्रुवीय शक्तियों में? जर्मनी, जापान और इटली। जर्मनी, जापान और इटली, यानी कि 3 देश इधर थे और 4 देश इधर थे। ये तो मेन थे, ये तो इसको पूरे वर्ल्ड वॉर को क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। लेकिन इनके साथ में बहुत सारे देश थे जिनमें लगभग ऐसा माना जाता है कि 70 से ज़्यादा देशों ने इसमें भाग लिया था। मेन कंट्रीज़ कौन कौन सी थी? ये थी। ठीक है, तो दो ध्रुवों की देखो कैसे शुरुआत होती है। दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 तक चला। इसमें लगभग कितने देश शामिल थे? ये तो इसमें दो गुट थे, एक मित्र राष्ट्रों का था, एक ध्रुवीय देशों का था। ठीक है, मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से थे? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रांस। और ध्रुवीय देशों में कौन कौन से थे? जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, लेकिन इनके अलावा इसमें लगभग 70-75 देश इसमें और भी शामिल थे। तो बहुत सारे देश इसमें क्या थे? शामिल थे। तो हुआ क्या था, जब इनके बीच युद्ध चल रहा था तो ये जो जापान था, जापान इनके साथ में बहुत मतलब पावरफुल तरीके से युद्ध लड़ रहा था। ठीक है, तो जैसे जापान इनके साथ युद्ध लड़ रहा था तो हुआ क्या था, जापान इधर एक पेनिनसुला है, देखो ये है कोरिया पेनिनसुला, और ये तुम्हारा कोरियन पेनिनसुला है पूरा, यानी कि कोरिया महाद्वीप है ये। एक ऊपर नॉर्थ कोरिया और नीचे क्या है? साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया जो है वो तुम्हारा उसका दोस्त है, ये समझ लो अमेरिका का, और जो नॉर्थ कोरिया है वो किसका देश है? वो किसका दोस्त है? उसका क्या नाम है? रूस का, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो हुआ ये था, ये सब आपस में साथ साथ में युद्ध लड़ रहे थे। तो ये भी ब्रिटेन, अमेरिका और रूस दोनों पावरफुल कंट्रीज़ थी। तो जैसे इनके बीच में युद्ध हो रहा था तो एक बार क्या हुआ था, जापान ने अमेरिका का एक जहाज़ था पर्ल हार्बर, उसको क्या कर दिया? तोड़ दिया। जापान के जहाज़ को किसने तोड़ दिया? अमेरिका, उसने अमेरिका के जहाज़ को किसने? जापान ने। तो फिर क्या किया, ये अमेरिका में चल ये रहा था, अमेरिका बहुत धीरे धीरे रूस को बता नहीं रहा था, इनको किसी को भी नहीं बता रहा था, लेकिन ये धीरे धीरे हथियारों का निर्माण कर रहा था।
बहुत सारे हथियार बना रहा था, एटम बम बना रहा था। क्या हथियार तो ये बहुत पहले से बना रहे थे। 1939 से 45 तक आते आते अमेरिका के साइंटिस्टों ने एटम बम बना दिए, परमाणु हथियार बना दिए। और परमाणु हथियारों की जानकारी ना तो इनमें से किसी को भी नहीं थी, रूस को भी नहीं थी जानकारी, जबकि वो उसका अच्छा दोस्त था। तो जापान जब बहुत अति कर रहा था, मारपीट बहुत मचा रहा था, बहुत नुकसान कर रहा था इन लोगों का, तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने बिना रूस की सलाह लिए और जापान में जा कर के जापान के 2 शहर, एक हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पर जा कर के 2 बॉम्ब फोड़ दिए, एक लिटिल मैन और एक फैट मैन के नाम से वो बॉम्ब थे। तो क्या हुआ, रूस एकदम से बावला हो गया कि भाई तुमने ये कब बनाए, ये तो हमें बताया ही नहीं। मतलब हमारे आपस की इतनी अच्छी दोस्ती थी कि हम एक दूसरे के साथ में सारी चीज़ें शेयर कर रहे थे, हम एक दूसरे के साथ मिल करके इनसे युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन तुमने इतनी बड़ी चीज़ बना ली, हथियार बना लिए, परमाणु हथियार बना लिए और हमें बताया तक नहीं। और जापान में तुम अकेले चले गए लड़ने के लिए, ये भी तुमने नहीं बताया। कम से कम दोस्त को तो बताना चाहिए था ना, हम तो दोस्त थे, साथ साथ में लड़ते, तुम ऐसे कैसे चले गए अकेले। तो रूस इससे क्या हो गया, खपा हो गया, बहुत नाराज़ हो गया। किससे, अमेरिका से। जैसे ही नाराज़ हुआ रूस, तो रूस ने इसके साथ से इससे अलग होने का सोचा और इससे अलग हो गया, इनके साथ में फिर वो युद्ध नहीं लड़ा और एकदम से रूस और अमेरिका के साथ में इस तरह से तन गई। जैसे उसने जापान पे बम फोड़े, रूस और अमेरिका की जो दोस्ती थी वो इस तरह से दुश्मनियों में बदल गई। लेकिन ये कभी भी हथियार लेकर के एक दूसरे के सामने नहीं आए, कभी भी लाठी भाले लेकर के एक दूसरे के सामने नहीं आए, ठीक है। इनमें वैसे ही मनमुटाव बना रहा, जैसे उनमें पति पत्नी में मनमुटाव बना रहता है ना, उसी तरह से मनमुटाव इनमें भी बना रहा, ठीक है। झगड़ा सा हो गया, कभी भी इन लोगों ने सामने से नहीं लड़े, बस वो बातचीत नहीं कर रहे थे किसी से भी। तो यहीं से शुरुआत होती है किसकी, शीत युद्ध की। किसकी, शीत युद्ध की। इसको अपन शीत युद्ध बोलते हैं, है ना। शीत युद्ध मतलब ऐसा युद्ध जो बिल्कुल शांतिपूर्वक लड़ा जा रहा है, जिसमें कोई किसी से कुछ भी नहीं कह रहा है और युद्ध चल रहा है, बहुत भयंकर तरीके से ठनी हुई है दोनों में, ठीक है। अब रूस ने क्या किया, रूस ने जैसे अमेरिका ने परमाणु हथियार बनाए, तो अब रूस भी हथियार बनाना लग गया। इसने भी बहुत सारे हथियार बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। जब बहुत सारे हथियार बनाने रूस ने शुरू किए, तो रूस का जो पैसा था वो हथियार बनाने में खर्च होने लगा, बहुत सारा पैसा हथियार बनाने में ख़त्म हो गया, ठीक है। तो रूस के साथ में जो इधर के जो देश थे, पूर्वी यूरोप के देश, जो मैंने आप लोगों को कल परसों भी बताए थे, है ना, ये तुम्हारा बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, है ना, और जो पोलैंड हो गया, और जो रोमानिया वगैरह, वो रोमानिया नहीं, इधर के जो देश हैं कुछ, तो बहुत सारे देश इसमें जो रूस के पूर्व, उसके क्या नाम है, ये जो तुम्हारा यूरोप था, यूरोप के पूर्वी हिस्से के जो देश थे, वो सब के सब देश इस रूस से क्या करने लगे, क्रांति करने लगे कि भैया तुमने तो पूरा का पूरा पैसा ही क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, अब हम जिए कैसे, खाए पिए क्या, तुमने तो हथियार बनाने में लगा दिया पूरा का पूरा पैसा, क्योंकि वो होड़ कर रहा था किसकी, अमेरिका की। तो पूरा पैसा उसने हथियार बनाने में ख़त्म कर दिया। जब हथियार बनाने में ख़त्म किया तो रूस के 15 देश रूस से खफा हो गए और उन्होंने रूस से क्या कर लिया, ब्रेकअप कर लिया कि भाई तेरे साथ तो नहीं रहना है, अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, अब तो हमें अलग होना है। तो ये बात हुई थी कब, 1991 में। ऐसी बात कब हुई थी, 1991 में हुई थी, है ना। तो जो 2 ध्रुव बने हुए थे, देखो, यानी कि पूरा का पूरा देश जो 70-75 जो देश थे वर्ल्ड वॉर में हिस्सा ले रहे थे, वो आधे देश तो अमेरिका के साथ थे और कुछ देश किसके साथ थे, रूस के साथ थे। यानी कि पूरी की पूरी दुनिया 2 खेमों में बट चुकी थी। इसीलिए इसको बोला गया 2 ध्रुव बोला गया पूरी की पूरी दुनिया को। पूरी की पूरी दुनिया कितने ध्रुवों में बट गई है, 2 ध्रुवों में बट गई है ना। तो 2 ध्रुव बने हुए थे। तो अब इन ध्रुवों का अंत कब हुआ, तो अंत हुआ तुम्हारा कब, 1991 में। कब, 1991 में। कैसे हुआ अंत, क्योंकि इन दोनों में जब जो दोस्ती थी वो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। तो 1945 से लेकर के और 1991 तक, कब तक, 1991 तक ये चला तुम्हारा शीत युद्ध। क्या चला, शीत युद्ध यहाँ पे, है ना। शीत युद्ध के दौरान इन लोगों में आपस में झगड़ा नहीं हुआ, इन लोगों ने एक दूसरे पर तोपें नहीं तानी, बंदूक लाठी भाले नहीं चलाए, जबकि बस इनमें वैसे ही मनमुटाव बना रहा था, ठीक है।
अब क्या हुआ, इसी बीच में जो जापान था, है ना, जापान बहुत अति कर रहा था, तो अमेरिका ने जापान को ठोक दिया जा करके उसके शहरों में, और 2 बॉम्ब गिरा दिए, लिटिल मैन और फैट मैन। तो रूस इससे नाराज़ हो गया कि भाई तू अकेला कैसे चला गया, मुझे भी तो साथ लेके चलता। तो फिर क्या हुआ, ये दोस्ती जो थी वो दुश्मनी में बदल गई, ठीक है, दुश्मनी में बदल गई। तो ये उस समय फिर रूस ने अपने हथियार बनाना शुरू कर दिए कि मैं भी अब इसकी बराबरी करूँगा अमेरिका की। तो पूरा का पूरा पैसा इसने फूंक दिया किसको बनाने में, हथियार बनाने में। अब रूस हो गया नंगा भूखा बिल्कुल। अब नंगा भूखा हो गया तो वो क्या करें, बाकी के देश अब रूस से, अब जो देखो पूरा जो रूस, मैं जो रूस बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये रूस नहीं था उस समय तक, ये रसिया के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, रसिया, है ना, रसिया के नाम से इस देश को जाना जाता था। जब इसमें 15 देश से शामिल थे, लेकिन 1991 के बाद में ये रूस बना, ये जो बड़ा देश है वो क्या बना, रूस बना, क्योंकि 15 देश इससे क्या हो गए थे, अलग हो गए थे 1991 में। तो अब रूस की जो शक्ति थी वो क्या हो गई, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, नष्ट हो गई, बिल्कुल रूस ख़त्म हो गया ये समझ लो। तो इसके पास कुछ पावर बची नहीं। तो यहीं पर क्या हो जाता है, तुम्हारा 2 ध्रुवों का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। जो ध्रुव चले आ रहे थे, बने हुए थे, वो ध्रुवों का अंत 1991 में क्या होता है, कब, जब शीत युद्ध खत्म हो जाता है। और शीत युद्ध भी कब खत्म होता है, 1991 में। ये तो मैंने पूरा का पूरा तुम्हें ओवरव्यू दे दिया है ना। अपन पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे अब कि डिटेल में कि किस तरह से इसमें ये सारी चीज़ें, घटनाएं हुई थी, ठीक है। सुना देंगे इस पूरी कहानी को किसी को, है नहीं सुना पाएंगे, सुना देंगे ना। अब सोचो, ये कहानी टाइप की, ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने तुम्हें कहानी के फॉर्म में सुना दिया। अब अगर यहाँ से कुछ क्वेश्चन आंसर बनता भी है तो आप लोग कुछ ना कुछ उसके बारे में अच्छा ही लिखोगे, है ना, क्योंकि आप लोगों ने चीज़ों को रटा नहीं है। और जिस तरह से यहाँ बाकी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने उनके बारे में पता किया, बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे थे, तो वो कह रहे थे सर क्यों भी दे देते हैं, बोल देते हैं लिख लो इसमें से क्वेश्चन, उसके बाद कल इनको याद कर लाना। सोचो, और ऐसे टीचर्स को बच्चा पसंद भी करता है, और जो अच्छा पढ़ा रहा है, डिटेल में समझा रहा है चीज़ों को, उनको बच्चे पसंद नहीं करते। और एक उसको पसंद करते हैं जो बहुत नकल करा रहा है और गधा बना रहा है बच्चों को, है ना, पूरी तरह से। तो इस कहानी को एक बार फिर से सुना दूँ, याद होनी चाहिए, ताकि तुम लोग जहाँ जिन बच्चों से बातचीत कर सको, उनको कम से कम ये बता सको कि हम क्या पढ़ के आए हैं, है ना। जबकि वो गधे होंगे 1 नंबर के, उनसे पूछना तुम क्या पढ़ के आए थे, बता ही नहीं पाएंगे क्या पढ़ के आए थे, ठीक है। लेकिन तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर इधर माइंड में बैठा होगा। सुना देंगे, एक बार फिर से सुना देता हूँ, ठीक है। देखो बात आई है इसमें किसकी, 2 ध्रुवों की। तो 2 ध्रुव क्या थे, पहले ये जानना जरूरी है कि 2 ध्रुव बने कैसे, क्या थे, है ना। तो इसकी शुरुआत होती है कब, दूसरे विश्व युद्ध से। और दूसरा विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हुआ था कब, 1939 से लेकर के 1945 तक चला था, है ना। इस वर्ल्ड वॉर में 2 पार्टी शामिल थी। एक पार्टी थी मित्र राष्ट्र, जिनको अपन अलाइड पावर कहते हैं, एक पार्टी थी ध्रुवीय देश, जिनको अपन एक्सेस पावर कहते हैं। इसमें ये 4 देश थे, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रांस, है ना। इसमें थे तुम्हारे जर्मनी, जापान और इटली, ठीक है, ये 3 देश इसमें थे। तो ये आपस में युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन ये 3 देश इसमें नहीं, ये 7 देश ही नहीं थे, पूरी दुनिया के कम से कम 70-75 देशों ने इसमें क्या किया था, भाग लिया था, है ना। तो पहले तो ये रूस इन्हीं के साइड में था, इन्हीं की साइड में, लेकिन जापान ने रूस पर हमला कर दिया। तो फिर रूस किधर आ गया, अमेरिका के साथ में आ गया, इधर आ गया मिल करके, ठीक है। तो अमेरिका के साथ में ये युद्ध लड़ने लगे इनसे। फिर क्या हुआ, एक बार जापान ने अमेरिका का एक शहर था, द्वीप था, जिसको अपन कहते हैं हवाई द्वीप। कौन सा द्वीप, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप के पास अमेरिका का एक जहाज़ था जिसका नाम था पर्ल हार्बर। उस पर्ल हार्बर जहाज़ को इस जापान ने क्या कर दिया, बॉम्ब से, उससे हथियारों से उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया, उसको तोड़ दिया। तो रूस को आया, इसको अमेरिका को आया गुस्सा, और अमेरिका चला गया जापान को फोड़ने के लिए कि बेटा तुझे हम देखते हैं, आ जा अब तू, है ना।
और रूस भी, ये अमेरिका भी क्या कर रहा था, अमेरिका कहता था जब इसने पर्ल हार्बर बनाया था, ये कहता था हमारा जहाज़ टूट ही नहीं सकता, हमारे जहाज़ को कोई तोड़ ही नहीं सकता। जापान गया, उसके 2 टुकड़े कर दिए जापान ने। जैसे जापान ने 2 टुकड़े किए, आप लोग पर्ल हार्बर मूवी देखना, पर्ल हार्बर के उसके ऊपर मूवी भी बनी है एक हॉलीवुड की। तो जैसे जापान ने उसके 2 टुकड़े किए, एकदम से अमेरिका भन बना गया। अमेरिका भन बना गया तो ये चला गया खड़ा होकर के जापान के पास, ले जा करके 2 बम फोड़ दिए इसके शहर में, एक तो वहाँ पे हिरोशिमा में और एक नागासाकी में। जैसे इसमें 2 बम फोड़े, ये रूस तिलमिला गया, तुरंत ही रूस तिलमिला गया कि भाई तू अकेला कैसे चला गया इसको फोड़ने के लिए, मैं भी तो चलता साथ में, मैं भी तो तेरा दोस्त था, अकेला ही चला गया तो लड़ने के लिए। और दूसरी बात, तूने हथियार कब बनाए ऐसे, ये जो परमाणु हथियार थे वो कब बना लिए बिना हमें बताए। मतलब इतनी अच्छी खासी दोस्ती जो मतलब एक दूसरे के बिना कुछ करते नहीं हैं, और तुमने इतने बड़े हथियार बना लिए वो भी कुछ बताया नहीं किसी को, मुझको नहीं बताया। तो रूस इससे क्या हो गया, नाराज़ हो गया अमेरिका से, और नाराज़ हो गया और इसने अलग होने की ठानी और अलग हो गया। और अलग हो गया, जैसे ही अलग हुआ तो यहीं से शुरुआत हो जाती है किसकी, तुम्हारी शीत युद्ध की। किसकी, शीत युद्ध की। और ये शुरुआत होती है कब, 1945 के आसपास, है ना, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो 1945 के बाद शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो अमेरिका और रूस के बीच लड़ा गया था, लेकिन इसमें कोई भी हथियारों से ये युद्ध नहीं लड़ा गया, है ना, केवल बातचीत का युद्ध था, है ना, केवल एक दूसरे में इस तरह से ठनी हुई थी, लाइक घर में पति पत्नियों में ठनी रहती है ऐसे ही। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, रूस ने इसकी बराबरी करना शुरू कर दी, किसकी, अमेरिका की। रूस चाह रहा था कि अब मैं क्या करूँगा, मैं भी हथियार बनाऊँगा, मैं भी परमाणु हथियार बनाऊँगा। तो जैसे ही रूस ने परमाणु हथियार बनाना शुरू किया तो रूस का पूरा पैसा किस में लग गया, परमाणु हथियार बनाने में लग गया। रूस नहीं, सॉरी, रसिया का पूरा किस में पैसा लग गया, परमाणु हथियार बनाने में लग गया। अब रूस ने पूरा पैसा परमाणु हथियार बनाने में खर्च कर दिया, तो रूस के साथ में जो 15 देश थे वो सारे देशों ने रूस से क्या कर लिया, ब्रेकअप कर लिया, यानी कि वो सब के सब क्या हो गए, अलग हो गए। और ये बात है कब की, 1991 की। जैसे रूस से ये सारे देश अलग हुए, रूस की जो शक्ति थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। और इस तरह से जो दो ध्रुव बने हुए थे, एक मतलब जब इनमें शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ तो 1945 में ये 2 ध्रुव बन गए, रूस अलग हो गया, अमेरिका अलग हो गया। तो कुछ देश दुनिया के अमेरिका के साथ आ गए, कुछ देश दुनिया के रूस के साथ चले गए। तो पूरी की पूरी दुनिया 2 खेमों में बट गई, जिनको अपन क्या कहते हैं, 2 ध्रुव कहते हैं। और 1991 में इन दोनों ध्रुवों की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। कब, रूस से जब बाकी के देश 15 देश अलग हो गए तब। ठीक है, तो ये थी तुम्हारी चैप्टर 1 का ओवरव्यू, अपन पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, अब आगे